गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बच्चों। होप करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने घर पर सेफ होंगे। तो ये आप वीडियो देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल BA BSc सॉल्यूशन पर। तो आज हम लोग आपके लिए चैप्टर लेके आए हैं थ्योरी ऑफ डिमांड। अगर आपको समझ में आए और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरे चैनल का जो सा कि वीडियो डालूंगी मैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाएगा और आप चैप्टर नहीं कर पाओगे। तो एक बार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं और आप साथ के साथ देख सको और एग्जाम्स में अच्छे नंबर ला सको। आज हम लोग आपको बहुत ईजी वे से समझाएंगे यहाँ पर, और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी एग्जाम्स में पास हो पाएँ। ठीक है, तो आज हम लोग चैप्टर शुरू कर रहे हैं थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड शुरू करने से पहले मैं आपको 3 वर्ड्स का मीनिंग समझाऊंगी यहाँ पर, डिज़ायर, वांट और डिमांड। डिज़ायर, वांट और डिमांड अगर हम लोग बात करें, इनका इंग्लिश में हम लोग मीनिंग बिल्कुल सेम लेके चलते हैं। डिज़ायर किसी चीज़ को चाहना, वांट किसी चीज़ को चाहना और डिमांड किसी चीज़ को चाहना, किसी चीज़ को भी ऐसे होना कि हाँ हमें ये चीज़ चाहिए। ठीक है, बट अगर हम लोग इंग्लिश में देखें तो मीनिंग तो सेम है, बट अगर हम लोग इकोनॉमिक्स में इसकी बात करें तो मीनिंग है इसका तीनों का बहुत डिफरेंट है। डिज़ायर है कि हम चाह तो रहे हैं कि हमारे पास काश ये चीज़ हो, जैसे कि कार, कि हम लोग डिज़ायर क्या होगा कि हम चाह रहे हैं कि हमारे पास कार हो, बट हमारे पास मनी ही नहीं है कार खरीदने के लिए। वांट का मीनिंग होगा कि हमारे पास मनी तो है कार खरीदने के लिए, बट हम लोग चाहते ही नहीं हम लोग कार खरीदे, तो वो हो जाएगा वांट। और डिमांड होगा कि हम लोग चाह भी रहे हैं और हमारे पास मनी भी है कार खरीदने के लिए, तो वो हो जाएगा डिमांड। तो आज हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे डिमांड को। डिमांड के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। डिमांड क्या है? आप चाह भी रहे हो, विलिंगनेस चाह भी रहे हो और एबल भी हो, योग्य भी हो कार खरीदने के लिए भी। मतलब किसी भी स्पेसिफिक गुड को, गुड होती है कमोडिटी, कमोडिटी होती है थिंग, मतलब गुड होती है कोई भी चीज़, है ना, थिंग। तो किसी भी चीज़ को चाह रहे हो और आप एबल भी हो वो खरीदने के लिए, तो वो हो जाएगा डिमांड, जो गिवन प्राइस है गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है, तो ये होता है डिमांड का मीनिंग। तो अब हम लोग अगर बात करें डिमांड की, तो क्या होगा? डिमांड एक होती है प्राइस डिमांड, एक होता है इनकम डिमांड, एक होता है ग्रोस डिमांड। एक एक करके समझाऊंगी मैं आपको। प्राइस डिमांड, प्राइस डिमांड होता है प्राइस और डिमांड में रिलेशन। अब देखो यूजुअली क्या होगा, अगर प्राइस कम होगा किसी भी चीज़ का तो पीपल मतलब बंदे क्या करेंगे, मतलब उसकी डिमांड ज़्यादा होगी कि अगर प्राइस कम है तो ज़्यादा पर्सन्स लेंगे उससे और ज़्यादा उसकी डिमांड होगी। मतलब अगर प्राइस कम है तो उसकी क्या होगी? डिमांड ज़्यादा। और ऐसे ही अगर प्राइस ज़्यादा है तो उसकी डिमांड हो जाएगी कम। ठीक है, प्राइस डिमांड हो जाएगा। इनकम डिमांड क्या होता है कि अगर अगर हम लोग इसमें होता है कि एक होते हैं नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स में क्या होगा कि अगर कुछ भी वो है, जैसे इनकम अगर ज़्यादा है किसी पर्सन की तो उसकी डिमांड भी ज़्यादा होगी, है ना। तो नॉर्मल गुड्स में अगर इनकम उसकी कम है उसकी डिमांड भी कम होगी। बट एक होते हैं इन्फीरियर गुड्स, मतलब नॉर्मल गुड्स के उल्टे। वैसे तो ऐसे होना चाहिए, अगर इनकम ज़्यादा है तो डिमांड भी ज़्यादा, वो होती है इनकम ज़्यादा होगी तो वो क्या होगी? उसका डिमांड कम होगा। ऐसे ही अगर इनकम कम होगी तो उसका डिमांड ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये हो जाते हैं इन्फीरियर गुड्स, जो कि ऑपोजिट होते हैं नॉर्मल गुड्स के। अब होता है क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड में जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं टी और कॉफ़ी का। अगर प्राइस है जोन सा कि टी का ज़्यादा है तो बंदे क्या प्रेफर करेंगे? पर्सन प्रेफर करेंगे कि वो कॉफ़ी ले, क्योंकि टी का प्राइस है जोन सा कि ज़्यादा है। इस कारण वो हो जाएगा क्रॉस डिमांड। अगर जैसे प्राइस एक का इंक्रीज होता है, प्राइस ऑफ फर्स्ट आइटम, वन आइटम इंक्रीज होता है, तो डिमांड है जोन सी कि सेकेंड आइटम की वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि फर्स्ट आइटम का प्राइस ज़्यादा है, इसका लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं करेंगे। तो सेकंड आइटम को जो उसके जैसे टी और कॉफ़ी, तो पर्सन है जो उनसे कि सेकंड आइटम को लेना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। ठीक है जी। अब लॉ ऑफ डिमांड, अगला टॉपिक आता है हमारे पास, लॉ ऑफ डिमांड। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके। जो हमने यहाँ पर प्राइस डिमांड किया था ना, रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, वही होता है लॉ डिमांड। वही बात है, प्राइस ज़्यादा तो उसकी डिमांड कम, अगर प्राइस कम होगा किसी चीज़ का तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी। बस यही है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में एक चीज़ होती है कि
और थिंग्स है ना वो हमें हमेशा कांस्टेंट रखनी है। और थिंग्स होती है जैसे कि इनकम हो गया, कंज्यूमर का टेस्ट हो गया। कंज्यूमर का टेस्ट क्यों लेते हैं? जैसे टी और कॉफ़ी है अगर हम लोग बात करें, तो अगर हम लोग देखते हैं कि अगर प्राइस है एक का इंक्रीज़ हो जाएगा तो डिमांड उसकी क्या होगी? कम होगी, है ना। बट अगर है तो डिमांड होगी जो उनसे कि टी की तो कम हो जाएगी, बट डिमांड है जो उनसे कि कॉफ़ी की वो बढ़ जाएगी। अगर पर्सन को डिमांड भी मतलब डिमांड ही ना करे कॉफ़ी, उसे पसंद ही ना हो किसी पर्सन को, वो कॉफ़ी नहीं लेगा, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा चाहे टी का प्राइस कम हो चाहे ज़्यादा होए, उसे लेनी ही लेनी है। इस कारण अदर थिंग्स कांस्टेंट में टेस्ट प्रेफरेंस सब कुछ कांस्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। रिलेटेड गुड्स, इसमें किस चीज़ क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट आती है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम, टेस्ट और पर्सन्स की एक्सपेक्टेशंस मैं आगे बताऊंगी कि वो कांस्टेंट क्यों होनी चाहिए, ठीक है जी। अब हम लोग बात करते हैं जो हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है, जो कि रिलेशन है बिटवीन प्राइस और डिमांड। तो वो क्या होगा? अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड का अजम्पशन कि हमें जो उनसी की सारी थिंग्स को कांस्टेंट लेना पड़ता है। दूसरी जो उनसी थिंग्स है जैसे टेस्ट प्रेफरेंस एट्सेट्रा, वो होती है जो उनसी की कांस्टेंट होती है। फिर बात आ जाती है एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एक्सप्लेनेशन क्या होती है लॉ ऑफ डिमांड की? देखो, अब हम लोग बात करते हैं कि अगर प्राइस है जो सा कि बढ़ेगा तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, है ना। यही बात हमने की है यहाँ पे। अगर देखो, अब हम लोग इसे ऐसे कह सकते हैं कि प्राइस और जो सा की डिमांड है वो एक दूसरे के इन्वर्सली हैं, ठीक है। अगर प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड कम हो जाएगी। हम लोग ये नहीं कह सकते कि प्राइस और डिमांड है जो उनसे कि वो है जो उनसे कि वो प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल क्यों नहीं कह सकते? अगर हम लोग कहेंगे कि ये प्रोपोर्शनल है, मतलब, है ना, ठीक है, अगर हम लोग कहेंगे कि ये दोनों प्रोपोर्शनल हैं तो प्राइस अगर डबल होगा, हम ये तो नहीं कह सकते कि डिमांड है पक्का हाफ ही होगी वो। हम ये तो नहीं कह सकते ना कि हाँ भी मतलब फोर श्योर है जो उनसे की डिमांड जो उनसे की हाफ हो जाएगी। इस कारण हम लोग हमेशा कहेंगे कि वो क्या है? इनवर्स है प्राइस और डिमांड एक दूसरे की, ना कि हम लोग प्रोपोर्शन वर्ड का जो उनसा की यूज़ करेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर स्केड्यूल, डिमांड स्केड्यूल की। देखो, डिमांड स्केड्यूल क्या होता है? डिमांड स्केड्यूल दो तरह का होता है, एक होता है इंडिविजुअल और एक होता है मार्केट डिमांड स्केड्यूल। देखो, इंडिविजुअल की बात अगर हम लोग करते हैं यहाँ पर, इंडिविजुअल में होता है कि अगर हम लोग एक कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक कंज्यूमर की बात करते हैं अगर हम लोग, देखो अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं प्राइस और यहाँ पर हम लोग बात करते हैं क्वांटिटी डिमांडेड, है ना। अगर कोई चीज़ 1 रुपए की 1 यूनिट मिल रहा है, ठीक है, अगर प्राइस अब ये कम है, ठीक है, तो उसकी क्या है? क्वांटिटी बहुत ज़्यादा लेगा वो। मान लो 4 ली उसने क्वांटिटी। अगर प्राइस हमने 2 कर दी, 2 रुपये कर दी पर यूनिट, तो उसकी क्वांटिटी, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, मान लो 3 हो गई, है ना। अब प्राइस और ज़्यादा बढ़ा दिया तो क्वांटिटी, हमने यही पढ़ा था ना, अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड मतलब डिमांड कम हो जाएगी, है ना। तो और प्राइस बढ़ाएंगे तो क्वांटिटी, अगर हमने 4 रुपये पर यूनिट कर दिया तो वो क्वांटिटी एक ही लेगा, वरना 1 यूनिट 1 रुपये था पर यूनिट तो क्वांटिटी ज़्यादा ले रहा था वो, ठीक है। ये हो जाएगा डिमांड स्केड्यूल कि वो पर्सन है कैसे डिमांड करता है। तो ऐसे ही मार्केट की बात, इसमें मार्केट की बात करते हैं। मार्केट में क्या होता है? बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं, तो हम लोग मान लो 2 कंज्यूमर हैं, कंज्यूमर ए और मान लो कंज्यूमर बी, और यहाँ पे है प्राइस। अगर ₹1 मिल रहा है पर यूनिट तो कंज्यूमर ए है मान लो 4 ले रहा है यूनिट्स और ये ले रहा है 5 यूनिट। अगर प्राइस बढ़ेगा तो इनकी जो उनसे की क्वांटिटी डिमांडेड है वो भी कम होती जाएंगी, ठीक है। 3 1 2, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, ये हमने इंडिविजुअल की तो लिख ली, कंज्यूमर ए की कंज्यूमर बी की, ठीक है, हमने कंज्यूमर ए और कंज्यूमर बी की तो लिख ली यहाँ पर। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे टोटल डिमांड, मार्केट डिमांड मतलब इन दोनों का टोटल, ठीक है। मार्केट में डिमांड क्या है? क्योंकि मार्केट है जो उनसे कंज्यूमर ए और कंज्यूमर बी से मिलके बनी है, तो ये आ जाएगा 9, 5 + 4 9, 3 + 4 7, 5 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास डिमांड स्केड्यूल हो जाएगा, ठीक है जी। बहुत इजी था टॉपिक, ओके। तो अब हम लोग बात करते हैं डिमांड कर्व की।
डिमांड कर्व कुछ भी नहीं है, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है डिमांड स्केड्यूल का। ठीक है, डिमांड स्केड्यूल का ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन मतलब जोन से कि हमने ये वाली टेबल्स बनाई हैं दोनों, तो हम लोग अब इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, कि ग्राफ पर बनाएंगे हम लोग। देखो इंडिविजुअल की बात करते हैं। अगर मैंने एक ही पेज पे लिख दिया ताकि हमें ये आसानी से दोनों ग्राफ दिख जाएं। तो इंडिविजुअल की बात करें अगर हम लोग, अगर देखो यहाँ पे ₹1 पे जो सी की 4 क्वांटिटी चाहिए थी, नीचे तो लिख लो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड, और यहाँ पर वाई एक्सिस पे आ जाएगा प्राइस। ये है 3 और ये मान लो ये है 4। ठीक है, 1 2 3 4। अब हम लोग बनाते हैं यहाँ पर ग्राफ। ठीक है, तो देखो प्राइस अगर 1 है तो क्वांटिटी 4, प्राइस 2 क्वांटिटी 3। अगर प्राइस 1 है तो क्वांटिटी 4, अगर प्राइस 2 है तो क्वांटिटी 3, अगर प्राइस 3 है तो क्वांटिटी 2, प्राइस देखो 3 तो क्वांटिटी कितनी है 2, और प्राइस अगर 4 है तो क्वांटिटी है 1। अब देखो अगर 4 है तो क्वांटिटी है 1, अगर प्राइस 3 है तो क्वांटिटी है 2, ये है ना। अब ये आ गया हमारे पास। अब इन्हें जो उनसे कि पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, और ये आ गया हमारे पास, और ये आ गया हमारे पास डिमांड कर्व। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर इसका हम लोग स्लोप देखें वो क्या है, नेगेटिव। ठीक है, ये बन जाएगा डिमांड कर्व। ऐसे ही हम लोग मार्केट डिमांड कर्व बना देंगे, बिल्कुल सिंपल है ये भी, जैसे हमने ये बनाया। देखो जैसे हमारे पास अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं मार्केट डिमांड कर्व की, कि अगर प्राइस 1 है तो मार्केट ने कितनी डिमांड है 9, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पहले 1 2 3। आप भी बनाओ, बिल्कुल इजी से बन जाएगा ये तो, 7 8 9। अगर आप स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन वैसे आ रही है, यहाँ पे भी आप स्केल से बनाओगे कई बार नहीं आती, क्योंकि हम लोग अगर यहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंस लेंगे, है ना, 2 3 4। ऑलराइट, तो अब देखो अगर हमारे पास प्राइस 1 है तो 9 है ये डिमांडेड। अगर हमने यहाँ पे हमने लिया है प्राइस, क्वांटिटी हमेशा एक्स एक्सिस पर ही ले लो। प्राइस है अगर 1 तो हमारे पास मार्केट डिमांड क्या है 9। अगर प्राइस है 2 तो मार्केट डिमांड हो जाएगी 7। 2 पर हो जाएगी, अगर देखो 2 पर हो जाएगी 7। अगर ये है 3 तो डिमांड हो जाएगी 5। अगर ये है 3 सॉरी, अगर हमारे पास प्राइस है 3 तो डिमांड हो जाएगी 5। और अगर है हमारे पास ₹4 प्राइस तो ये हो जाएगी मार्केट डिमांड 3। अगर प्राइस है 4 तो मार्केट डिमांड हो जाएगी 3। ठीक है, ऑलराइट। तो अब देखो ये बन जाएगा कुछ ऐसे। ठीक है, सो अब ये वाली लाइन हो जाएगी डिमांड कर्व। स्लोप है जो सा कि ये हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव। ये मैं बताऊंगी आपको कि ये नेगेटिव स्लोप क्यों आता है, हम लोग ये अलग से टॉपिक करेंगे कि ये नेगेटिव स्लोप क्यों आता है। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ डिमांड स्केड्यूल और डिमांड कर्व। डिमांड कर्व कुछ भी नहीं है, बस ग्राफ पे बनाना डिमांड स्केड्यूल को। ईजी था, बिल्कुल ईजी था, है ना। देखो अब हमारे पास टॉपिक आता है कि वाई स्लोप नेगेटिव। स्लोप है जो से कि हमने डिमांड स्केड्यूल के हम लोग जब ग्राफ बनाए हमने डिमांड कर्व, तो वहाँ पे स्लोप नेगेटिव क्यों आया। एक तरह से हमने नेगेटिव क्यों बताना है यहाँ पर। देखो नेगेटिव कैसे बताएंगे हम लोग। नेगेटिव क्या होगा कि देखो कि अगर प्राइस ज़्यादा है तो क्वांटिटी कम लगेगी, है ना। ठीक है, अगर प्राइस कम है तो क्वांटिटी ज़्यादा है। एक तरह से यही है ना नेगेटिव का स्लोप का मतलब, कि ये ऐसे जा रही है इसकी डिमांड कर्व, एक जानी चाहिए थी ऐसे अगर वो जो होता पॉजिटिव, और नेगेटिव अगर ये ऐसे है तो प्राइस कम प्राइस ज़्यादा तो क्वांटिटी कम। देखो तो इसके रीजंस हैं 4-5 है मतलब। तो देखो
लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बिल्कुल ईजी है। देखो सबसे पहले इन तीनों चीज़ों का मतलब देखो, यूटिलिटी क्या होता है। यूटिलिटी होता है कि अगर हम किसी चीज़ से हमें बेनिफिट होना है ना, जैसे हम लोग कॉमोडिटी या कोई भी थिंग है, हम लोग इकोनॉमिक्स में किसी भी थिंग को हमेशा कॉमोडिटी के नाम से ही बुलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यूटिलिटी होती है अगर हमें किसी चीज़ से हमें कोई बेनिफिट मिलता है, हमें किसी चीज़ से, तो हम लोग उसे बोलते हैं यूटिलिटी। हम लोग तभी बाय करते हैं ना क्योंकि हमें यूटिलिटी होती है उस चीज़ से, ज़रूरत होती है उस चीज़ की, ताकि हमें कुछ यूटिलिटी मिले उस चीज़ से। तो अब होती है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, जैसे है आपके पास एक आइटम आपको 5 की मिली, 2 आइटम आपको मिल रही हैं 7 की। वैसे 2 आइटम अगर हम लोग देखें 10 की मिलनी चाहिए थी ना। देखो एक आइटम आपको 5 की मिल रही है, 2 आइटम मिल रही हैं 7 की। वैसे तो आपको 10 की मिलनी चाहिए थी 2 आइटम्स, वैसे आपको 7 की दे रहे हैं वो, कि अगर आप 2 लोगे तो आप हम लोग क्या सोचते हैं कि यार यहाँ पे 3 रुपीज़ का हमें जो सा कि फ़ायदा होगा, तो हम लोग एक काम करते हैं 2 आइटम्स ले लेते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। आपको चाहिए तो एक ही है, बट आप सोचते हो कि हमें कम प्राइस में मिल रही है, 2 अगर लेते हैं तो हम लोग 2 ले लेते हैं, तो वो होता है मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। डिमिनिशिंग का मतलब होता है, एक सेकंड देखो, अगर यही 2 आइटम्स आपको 10 की मिल रही होती, एक 5 की 2 10 की, तो आप शायद ना लेते, क्योंकि प्राइस तो उसका मार्जिनल यूटिलिटी का इक्वल ही था। आपको कुछ यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी तो नहीं मिल रही ना, जैसे यहाँ पे आपको 7 में, मतलब आप ऐसे हो गया कि हाँ यार ले लेते हैं, हमें बेनिफिट होगा, कुछ मिल तो नहीं रहा यहाँ पे हमें, ठीक है। सन शायद हम लोग 2 आइटम्स है जोन सी की 10 की ना लेते, तो वो आ जाता है कि हम पर्सन है जोन सा कि वहाँ पे खरीदना बंद कर देते हैं, जहाँ पे प्राइस है जोन सी की, प्राइस है कमोडिटी की, वो मार्जिनल यूटिलिटी की इक्वल हो जाती है, ठीक है। अब प्राइस है यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी भी नहीं, अब प्राइस भी मतलब पूरा है ना, ठीक है। इस कारण प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, तो वहां पर है पर्सन खरीदना बंद कर देते हैं, पर्सन स्टॉप्स बाइंग। फिर आता है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट में देखो क्या होता है, सबसे पहली बात है इनकम इफेक्ट की मैं आपको बताती हूँ। इनकम इफेक्ट है यहाँ पर पर्सन की रियल इनकम की बात की गई है, मनी इनकम की नहीं। रियल इनकम होती है जैसे वो एक्सपेंडिचर पे स्पेंड करता है, गुड्स एंड थिंग्स ही कैन बाय, ठीक है। और मनी इनकम होते हैं जो उसे जैसे ऑफिस से मिलती है या कहीं से भी मिलती है उसे, ठीक है। तो इनकम देखो, अगर पर्सन को मान लो वो स्पेंड करना चाहता है 300 रुपीज़ एप्पल पे, मान लो, नहीं, वो टोटल स्पेंड करना चाहते हैं, मान लो वो 300 रुपीज़ है जोन सी की वो टोटल स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है। अगर मान लो ₹50 1 kg में, ठीक है, 1 kg एप्पल है जोन से कि ₹50 के आते हैं, तो वो इतने में कितने kg खरीद लेगा, 6 kg। और अगर यही प्राइस है 40 रुपीज़ पर kg हो जाए एप्पल का, तो उसके रुपीज़ वो 6 kg भी ले लेगा, प्लस उसके पास 60 रुपीज़ बच भी जाएंगे, है ना। कि पहले अगर एप्पल्स हैं वो 50 रुपीज़ थे पर केजी, और अब एप्पल्स है जो उनसे कि वो 40 रुपीज़ हो गए पर केजी, है ना। तो ये आ जाएगा 6 kg ले भी लेगा और 60 रुपीज़ भी बच जाएंगे, अगर इतना होता है प्राइस। और अगर प्राइस होता है 50, तो उसके पूरे 300 रुपीज़ है जो उनसे कि स्पेंड हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये है जो उनसा कि उसके पास सेविंग हो गई है ना। तो ये हो जाएगी इनकम कि उसके पास और ज़्यादा रियल इनकम के लिए, एक्सपेंडिचर के लिए पैसे बच गए हैं, ठीक है। अब आ जाएगा सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट था जोन सा कि वही था जैसे टी और कॉफ़ी की, अगर प्राइस है टी का वो ज़्यादा होगा तो पर्सन विल स्टार्ट बाइंग कॉफ़ी, और अगर प्राइस है कॉफ़ी का बढ़ेगा तो पर्सन है जोन से कि क्योंकि प्राइस तो उसका बढ़ गया तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, तो पर्सन है टी लेनी शुरू कर देंगे अगर प्राइस है कॉफ़ी का वो इंक्रीज़ हो जाए। तो अब आ जाता है साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। देखो अगर देखो साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप में क्या होगा, अगर पर्सन कोई भी कंट्री है अगर उसमें पर्सन ही बहुत थोड़े हैं तो पर्सन ज़्यादा बाई ही नहीं करेंगे, मतलब होगी डिमांड बट इतनी तो नहीं। और यही अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है तो और भी ज़्यादा डिमांड होगी, है ना। तो ये हो जाएगा साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। तो अब आ जाएगा डिफरेंट यूजेस। अब मान लो इसका एग्जांपल लेते हैं मिल्क, डिफरेंट यूजेस। अगर मिल्क है हमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिले, बहुत ज़्यादा हमें महंगा मिले, तो जैसे कि अब इसके हम लोग मिल्क को बहुत सारे यूजेस कर सकते हैं मिल्क का।
कर्ड बना सकते हैं, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी यूज़ होता है ये, ठीक है, चीज़ बनाने के लिए भी, ठीक है। तो अब है मिल्क अगर बहुत ज़्यादा महंगा मिलेगा तो पर्सन सोचेंगे कि हम लोग बस इसे ड्रिंकिंग पर्पस के लिए रखते हैं, ठीक है, पीने पीने के लिए मतलब, है ना, तो वो ज़्यादा मिल्क बाय ही नहीं करेंगे। अगर यही मिल्क है जौन सा कि वो सस्ता हो जाए, है ना, तो पर्सन कहेंगे हम लोग मिल्क भी पियेंगे, ठीक है, हम लोग इससे चीज़ भी बना लेंगे, कर्ड के लिए वो खरीद लेंगे। तो यही है कि अगर उसका प्राइस है जौन सा कि कम होगा तो उसकी डिमांड है जौन सी कि बहुत ज़्यादा होगी मिल्क की, ठीक है। तो अब हमने पढ़ा था एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब आगे एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस क्या है? हमने एक पढ़ा था, आपको याद है कि वैसे नॉर्मली क्या होता है, अगर प्राइस है कमोडिटी की किसी भी चीज़ की बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। एक्सेप्शंस भी हो जाएगा, ये तो हमने पढ़ा था जनरली होता है, बट कई चीज़ें होती हैं भी अगर उनकी प्राइस बढ़ती है तो उसका डिमांड भी बढ़ता है, अगर उसके हम लोग प्राइस कम करते हैं तो उसका डिमांड कम हो जाता है। थोड़ा स्ट्रेंज है ना, एबनॉर्मल सा लगता है भी ये क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे एक्सेप्शंस देखते हैं अब हम लोग कि ऐसा क्यों होता है ना। इसका सबसे पहले ग्राफ ऐसे कि अगर प्राइस कम तो क्वांटिटी भी कम लेंगे, अगर प्राइस ज़्यादा होगा, ठीक है, तो हम लोग क्वांटिटी भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी इसकी, ठीक है। तो अब ऐसा क्यों होता है, देखो सबसे पहले आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन, मतलब जैसे कि हमारे पास क्या होते हैं, डायमंड्स होते हैं, कॉस्टली कारपेट्स होते हैं, ठीक है। अगर डिस्टिंक्शन पर्सन सोचते कि अगर इसका प्राइस ज़्यादा होगा तो कम लोग खरीदेंगे इसे, तो हम लोग भी मतलब उसकी डिमांड बढ़ने लग जाती है। जैसे अमीर लोग होते हैं वो कहते हैं कि इसका डिमांड, इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, कि अगर कोई हमने बाहर से देखा वो कहेगा वाओ कितना कॉस्टली है, और यही अगर इसकी प्राइस कम होगी वो हर जने के पास होगा, है ना। तो वो आ जाता है आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन, ठीक है, कि प्राइस बढ़ते हैं इसका उसकी डिमांड भी बढ़नी शुरू हो जाती है कि ये पर्सन हमें हमें औरों से कुछ अलग लेना है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लोग तो अफोर्ड कर नहीं पाएंगे, मतलब अगर प्राइस हम लोग बढ़ाएंगे इसका, ठीक है, मतलब अगर प्राइस बड़ा होगा ज़्यादा होगा इसका, ठीक है। तो अब आ जाएगी बात इग्नोरेंस और पुअर जजमेंट की। क्या होता है कि अगर हमारे पास क्या होता है यूजुअली कि कई बार क्या होता है कि अगर प्राइस ज़्यादा होता है ना तो पर्सन सोच, प्राइस अगर कम होता है, मान लो अगर प्राइस कम होता है, ठीक है, तो पर्सन सोचता है कि बहुत यार प्राइस तो बहुत कम है इसका, है ना, तो यार क्या पता है इसकी क्वालिटी अच्छी ना हो तो इसकी डिमांड भी वहाँ पर कम हो जाती है। पर्सन सोचते हैं इसकी क्वालिटी अच्छी, और यही अगर प्राइस ज़्यादा होगा तो पर्सन सोचेंगे वाओ अगर प्राइस ज़्यादा है ना तो इसकी क्वांट भी मतलब क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी इसकी, तो वहीं पे डिमांड है जौन सा कि वो ज़्यादा हो जाती है उसकी। अब आती है बात पुअर जजमेंट होगी। पुअर जजमेंट पर्सन रोंगली जज कर लेते हैं ये चीज़, ठीक है, इसका ऐसा होता है। अब आ जाती है बात गिवन गुड्स की। गिवन गुड्स क्या होते हैं कि अगर इनका जौन सा कि प्राइस है वो कम होता है ना, कम होता है इसका प्राइस, तो इसकी डिमांड भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वैसे तो यूजुअली क्या होना क्या चाहिए था, अगर प्राइस कम हो रही है तो डिमांड बढ़ना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा होता है जैसे कि एग्जांपल देखो, अगर हम लोग बात करें, ठीक है, बाजरा, अगर हम लोग बात करें बाजरा की बात करते हैं, अगर इसका बाजरा का प्राइस कम हुआ, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर स्टडी किया था ये रहा कि अगर इसका अब एप्पल्स का प्राइस क्या हुआ था, कम हुआ था, इसका पर्सन की ये थी रियल इनकम पर्सन की इंक्रीज होगी, क्योंकि 50 रुपीज़ में तो रियल इनकम उसकी कुछ है ही नहीं थी। अगर प्राइस कम हुआ तो रियल इनकम उसकी बढ़ गई, उसके पास 60 रुपीज़ बच गए। ऐसे ही यहाँ पे अगर प्राइस कम होगा तो उसकी पर्सन की जो सी की रियल इनकम है वो भी बढ़ जाएगी। अब वो कहेगा अगर उसके पास रियल इनकम कुछ ना कुछ रह रहा है तो वो कहेगा चलो एक काम करते हैं वीट ले लेते हैं, तो उसकी वीट कंजप्शन भी बढ़ जाएगी। अगर वो वीट लेने लग जाएगा तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड है बाजरा की, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस कारण कहा जा रहा है कि ऑटोमेटिकली जाते जाते ये यहाँ पे पहुँच गया कि प्राइस अगर हम लोग कम करेंगे ऐसे ही इसकी डिमांड है जो कि कम हो जाएगी, ठीक है। एक्सेप्शंस क्या थे, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन, इग्नोरेंस, गिवन गुड्स जो नॉर्मल गुड्स से बिल्कुल उल्टे होते हैं, गिवन गुड्स और इन्फीरियर गुड्स एक ही होती हैं, ठीक है। और फोर्थ आता है हमारे पास यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ऑफ फॉल और राइज इन प्राइस। एक्सपेक्टेशन कि कम होगा या बड़ा होगा। कई बार देखो क्या होता है ना कि हम लोग किसी कोई भी थिंग या कोई भी कमोडिटी है हम लोग सोच बैठते हैं कि क्या पता है अब इसका मान लो
कि एक कोई भी कमोडिटी है वो ऑलरेडी हाई प्राइस पे मिल रहा है, बट हम सोचते हैं कि क्या पता है फ्यूचर में जाके इसका प्राइस और बढ़ जाए, तो हम लोग उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है, ये जानते हुए कि भी उसका प्राइस है जोन सा कि वो हाई है। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि एक चीज़ है वो 100 की मिल रही होती है, बहुत सस्ती मिल रही होती है पर्सन, तो भी वो डिमांड कम करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि क्या पता है फ्यूचर में जाके इसका प्राइस 100 से भी और कम हो जाए। इस कारण उनकी एक्सपेक्टेशंस के कारण ही उनके वो होता है कि अगर प्राइस ज़्यादा है, ठीक है, तो भी डिमांड ज़्यादा आती है, ये जानते हुए कि भी प्राइस ज़्यादा है कि वो सोचते हैं कि क्या पता आगे जाके और बढ़ जाए वही चीज़। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है। तो अगला टॉपिक आता है हमारे पास डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड और डिमांड फंक्शन। ठीक है, थके तो नहीं ना? कोई बात नहीं, बस लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम लोग वीडियो ख़त्म करेंगे। यहाँ पर आपका फिर 3-4 टॉपिक्स हैं जो उनसे कि 3-4 चैप्टर वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 1/4 मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी वो। अब देखो यहाँ पर क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड और डिमांड फंक्शन। डिटर्मिनेंट क्या होते हैं डिमांड के, कि हमारे पास पर्सन की कितनी डिमांड होगी वो डिटरमाइन करना। ठीक है, कि वो पर्सन कितनी डिमांड करेगा। सबसे पहले वो डिपेंड करता है प्राइस ऑफ कमोडिटी पे। ठीक है, प्राइस ऑफ कमोडिटी की अगर प्राइस ज़्यादा होगा तो उसकी डिमांड क्या होगी, कम होगी, और अगर प्राइस जो सा कि कम होगा तो डिमांड क्या होगी, ज़्यादा। ठीक है, फिर देखो फर्स्ट तो हमें पता लग गया, अगर प्राइस ज़्यादा तो डिमांड कम, अगर प्राइस कम होगा तो ज़्यादा पर्सन लेंगे और डिमांड ज़्यादा हो जाएगी उसकी। अब आ जाएगा सेकंड बात, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होंगे, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स जैसे कि देखो, अब रिलेटेड गुड्स में क्या आता है, जैसे हमने लिया था टी एंड कॉफ़ी। ठीक है, वो हो जाएंगे देखो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स की। सब्स्टिट्यूट गुड्स की जैसे हो जाएगा टी और कॉफ़ी, है ना। सब्स्टिट्यूट्स गुड है वो, जैसे कि टी और कॉफ़ी, अगर प्राइस है टी का ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली पर्सन है वो डिमांड कम करेंगे और कॉफ़ी को ज़्यादा लेने लग जाएंगे वो, है ना। ठीक है, और सेकंड इसमें बात होती है रिलेटेड गुड्स, एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं यहाँ पर, देखो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं जैसे जो एक दूसरे के उस पर चलते हैं, एक दूसरे से रिलेट होते हैं। देखो जैसे कि हम लोग किसका एग्जांपल दें, पेन और इंक, है ना। अगर देखो अगर पेन है बहुत ज़्यादा महंगा आ रहा है और इंक सस्ती है, ठीक है, अगर पेन बहुत ज़्यादा महंगा है तो अगर पर्सन पेन बाय ही नहीं करेंगे ऑटोमेटिकली, अगर पर्सन पेन बाय ही नहीं करेंगे तो इंक को तो कैसे यूज़ करेंगे ना वो। अगर प्राइस ऑफ पेन का अगर बढ़ता है तो डिमांड है जोन सी की इंक की भी, तो डिमांड है जोन सी की पेन की कम हो जाएगी, तो डिमांड ऑफ इंक भी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कम, जिसका एक दूसरे के ऊपर है जोन सा की असर पड़ता है। ठीक है, प्राइस ऑफ पेन और डिमांड ऑफ इंक, प्राइस एक का इंक्रीज होगा तो दूसरे तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी पहले की, अगर पहले की डिमांड कम होगी तो डिमांड है दूसरे की भी कम हो जाएगी, क्योंकि पेन और इंक एक दूसरे के साथ ही चलेंगे। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सब्सटीट्यूट का टी एंड कॉफ़ी। तो एक एक एग्जाम्पल आप लोग नीचे कमेंट करो, मैं सभी के कमेंट्स रीड करूँगी, तो आप लोग एक एक कमेंट इसका करो और हम लोग इसको डिस्कस करेंगे एक एक एग्जाम्पल को हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो यहाँ पे हो जाएंगे सब्सटीट्यूट गुड्स एज वेल एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, अब थर्ड में क्या आ जाएगा यहाँ पे, इनकम ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम। देखो ये कैसे डिटरमाइन करेगा कि पर्सन कितना लेगा और कितना नहीं, इनकम ऑफ कंज्यूमर। तो देखो यहाँ पर अगर हमारे पास है नॉर्मल गुड्स, ठीक है, नॉर्मल गुड्स में क्या होगा, अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी पर्सन की, अगर इनकम बढ़ेगी पैसा ज़्यादा आगा पर्सन के पास होगा, ठीक है, तो उसकी डिमांड भी बढ़ेगी कि मैं ये भी ले लूँ ये भी ले लूँ। फिर आ जाएंगी इन्फीरियर गुड्स, वही हैं कि नॉर्मल गुड्स के उल्टे गुड्स, है ना, मतलब इनके ऑपोजिट होते हैं कि अगर डिमांड बढ़ेगी तो अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक होते हैं नेसेसरी गुड्स, थर्ड इनकी वो होती है नेसेसरी गुड्स।
नेसेसरी गुड्स एंड इनएक्सपेंसिव। इनएक्सपेंसिव मतलब वो है जो कि चीप होते हैं, सस्ते होते हैं। जैसे कि नेसेसरी गुड्स अगर हम लोग बात करें सॉल्ट और मैच स्टिक के, सॉल्ट और मैच स्टिक है जो कि हमें नेसेसरी हैं कि हमें अपनी लाइफ में चाहिए ही चाहिए, चाहे उनका प्राइस कम हो चाहे बढ़े, कि हमारी इनकम बढ़े चाहे कम हो। ये तो इन भी एक्सपेंसिव तो नहीं है ना, ये इनएक्सपेंसिव है कि वो सस्ते होते हैं। हमारी चाहे इनकम बढ़े चाहे हमारी कम हो तो हमें ये तो लेने ही लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो हमने ये तीनों पढ़ लिया। तो अब आ जाती है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ठीक है, अब टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या होगा कि हमेशा ना क्या होता है, जैसे अब देखो टी और कॉफ़ी का एग्जाम्पल लिया था हमने कि अगर प्राइस है टी का बढ़ेगा तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ेगी, है ना। तो अगर हम लोग बात करें कि अगर किसी पर्सन को टी ही पसंद है, वो कॉफ़ी पीता ही नहीं है, तो उसे तो फ़र्क ही नहीं पड़ेगा चाहे टी का प्राइस कम हो चाहे ज़्यादा हो, है ना। तो वो तो डिमांड तो टी की ही करेगा, हमेशा टी ही चाहिए क्योंकि वो कॉफ़ी पीता ही नहीं है। तो इस कारण है कि वो उसकी डिमांड, पर्सन की डिमांड वो उसके टेस्ट पे भी डिपेंड करती है कि अगर वो जो चीज़ वो प्रेफर करेगा, है ना, जो उसकी प्रेफरेंस होगी वो उसी की डिमांड करेगा, है ना। तो प्रेफरेंस जो चीज़ होगी उसी की वो क्या करेगा, हमेशा डिमांड करेगा। अब आती है बात एक्सपेक्टेशन, वही बात है। ठीक है, वही बात है। देखो कि हमने पढ़ा था कि अगर पर्सन एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में जाके प्राइस कम हो या ज़्यादा हो, ठीक है, तो उसके डिमांड पे भी डिपेंड करता है कि अगर उसे लगता है कि आगे जाके प्राइस कम हो जाएगा तो वो डिमांड कम करेगा। ठीक है, ऐसे, ठीक है, एक्सपेक्टेशन पे डिपेंड करता है। और साइज़ ऑफ पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, ठीक है, किसी भी चीज़ की, किसी भी कंट्री की, किसी भी स्टेट की, तो वह उस स्टेट में या उस कंट्री में डिमांड ज़्यादा होगी। अगर पॉपुलेशन कम होगी तो उसकी डिमांड भी कम होगी। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात में आती है कि डिस्ट्रीब्यूशन होना इनकम की, जैसे कि अब देखो इसका मैं आपको अच्छा से एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम देखो, कोई भी 5 जन है मान लो, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 जने हैं। अगर हम लोग इसमें इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दें मनी, इवनली, ठीक है, कि जैसे 5 रुपये हैं, 5 रुपये हैं, सभी को सेम सेम से पैसे दे दें हम लोग, ठीक है। मान लो 5 बच्चे हैं, ये हमने ऐसे पैसे दे दिए, तो अब इन्हें बोले कि तुम लोग जाके ना 20 वाला लेज वाला पैकेट लेके आओ। क्या इनमें से कोई अफोर्ड कर सकता है 20 वाला? हमने तो 5 5 रुपीज़ दिया, कोई लेके ही नहीं आ सकता 20 वाला लेज वाला पैकेट। और अगर हम लोग अब इससे इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया था तो कोई भी अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा था, डिमांड है जोन सी की वो बिल्कुल कम होगी, डिमांड बिल्कुल कम होगी ना इस केस में, ठीक है, डिमांड है ही नहीं। और अगर यही हमने अगर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए कि एक को दे दिए ₹20, एक को दे दिए ₹5, औरों को कुछ भी नहीं दिया, तो क्या अब हम लोग जब हमने अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो क्या डिमांड बढ़ी? हाँ, तो ये वाला पर्सन लेके आएगा लेस का पैकेट, तो यहाँ पे इस वाले सेकंड वाले केस में जो उनसी की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही होता है कि अगर हमारे पास सभी के पास इवनली है तो पर्सन ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसे है किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो वो लग्जरी आइटम्स है जो उनसे कि वो अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आ जाता है कि अगर हम लोग एवनली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो डिमांड कम होगी, अगर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होगी, अगर हम जैसे किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो वो ज़्यादा लग्जरी आइटम्स अफोर्ड कर पाएंगे तो उसकी डिमांड भी है जो उनसे कि इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये थे हमारे पास डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या फिर डिमांड फंक्शन। तो हमारे यहाँ पे 3/4 चैप्टर जो उनसा की वो ख़त्म हो चुके हैं। होप करती हूँ आपको समझ आया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ आए प्लीज़ 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 लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी प्लीज़ कर दीजिएगा चैनल को अगर आपको समझ आया, ताकि आपके पास मेरी वीडियो नोटिफिकेशंस आती रहें। थैंक यू, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।